जय हिंद सभी आर्मी के मेरे भाइयों को। आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सीरीज डेली 3 बजे आपके लिए प्रारंभ की गई है, जिसमें हम 50 क्वेश्चन आर्मी अग्निवीर लेवल के करने वाले हैं। यानी एक आर्मी अग्निवीर का मॉडल पेपर हम पर डे यूट्यूब पर सोल्व करने वाले हैं। बस आप लोगों का प्यार चाहिए। पहले भी मैंने 10 मॉक टेस्ट कर रखे हैं, मतलब 500 क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए। और कोशिश करूंगा कि अब जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक ये मॉक टेस्ट कंटिन्यू किसी ना किसी तरह से चलता रहे। पर डे ये आपका 6 दिन चलेगा। संडे को हम अपना अवकाश रख लेंगे। बिल्कुल। देखो कि रख बापू हौसला, तेरा बेटा भी फौजी बन के दिखलाएगा। ये सीरीज आपकी रहेगी। देखो, मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें आ रहे वो क्वेश्चन बता दिए और खत्म कर दिया। नहीं दोस्त, मॉक टेस्ट का मतलब होता है सीखना भी साथ का साथ में, और क्या कमी रह गई है उसको सुधार करना। मॉक टेस्ट में देखो जीके और साइंस तो मैं तुम्हें इन्हीं मॉक टेस्ट से ही रेडी करवा दूंगा एग्जाम तक। बाकी मैथ्स के लिए आप 11 रुपए का गुरु दक्षिणा बेच ले सकते हो। एप्लीकेशन का जो अपना नाम है वो है राम सर स्टडी। राम सर स्टडी एप्लीकेशन पर मेरे छोटे भाइयों के लिए मात्र मात्र 11 रुपए में आपके लिए कोर्स रखा गया है। राम सर स्टडी जो एप्लीकेशन है, मात्र 11 रुपए में वहां गुरु दक्षिणा बेच मिलेगा। कंप्लीट तैयारी आप वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, परीक्षा में खुश हो जाओगे, हो गई भी। और अपनी जो सीरीज है वो है AK-47 वाली सीरीज। आज के क्वेश्चन से और भी दिन प्रतिदिन हम क्वेश्चनों का स्तर सुधारते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने विराजमान है कि निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। यानी किस देश को वीटो पावर की शक्ति प्राप्त है। तो देखो, आपसे पूछा है स्थायी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, तो सबसे पहले आपको संख्या पता होनी चाहिए कि कौन कौन से देश हैं। तो देखो, सुरक्षा परिषद में अगर आपसे पूछे ना कुल सदस्य, अगर आपसे सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य अगर आप लोगों से पूछे जाए, कुल सदस्य अगर आप लोगों से पूछे जाए तो आप 15 बताना। कितना बताना? 15। अब इसमें से बताना कि इसमें से स्थायी तो 5 है, स्थायी तो 5 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थायी है 10, स्थायी 5 है, अस्थायी। अस्थायी का सर 2 वर्ष का कार्यकाल रहता है। अस्थायी रहते हैं ना, वो हर 2 साल बाद हटते रहते हैं। 2 साल का उनका क्या रहता है, हर देश का कार्यकाल रहता है। लेकिन ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। और इनको एक ट्रिक से आप लोगों को याद करना है। एबीसी, यानी जो एबीसी है उसको हम रफ में लिखते हैं। मतलब एबीसी, एबीसी का मतलब सारी चीजें हम किस में लिखते हैं, रफ में लिखते हैं। किस में? रफ वर्क में लिखते हैं। A4 याद रखना, अमेरिका। अमेरिका एक वो देश है जो सुरक्षा परिषद का स्थायी है। B4 याद रखना, ब्रिटेन। देखो, एबीसी तो लगातार है ही। C4 देखना, चाइना। R4 देखना, रसिया। और F4 देखना, फ्रांस। ये 5 देश है जो सुरक्षा परिषद के स्थायी है, और यही 5 देश है जिनको वीटो पावर प्राप्त है। कौन सा पावर प्राप्त है? वीटो पावर वाले देश अगर आप लोगों से पूछे जाए कि किन देशों को वीटो पावर प्राप्त है, तो यही 5 देश है जिनको वीटो पावर। अब ऑप्शन में से देख लो, क्या जापान है, क्या नहीं, क्या भारत है, क्या नहीं, सर कनाडा नहीं, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। आपका यहां से राइट आंसर चाइना हो जाएगा। समझ रहे हो? चाइना वाले बिल्कुल राइट आंसर दे रहे थे। अब देखो, ये किसका अंग है सुरक्षा परिषद? ये है यूएनओ को, जिसको आप संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लो। 24 अक्टूबर 1945 की बात है दोस्त। कब है? 24 अक्टूबर 1945 की बात है। उस समय इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। ज्यादा जानकारी नहीं लेंगे, मेन मेन आर्मी के पॉइंट लेकर चलेंगे न्यूयॉर्क में। उसके बाद में सर और इसके क्वेश्चन बना लूंगा मैं, चिंता मत करो। और इसके अलावा इसके जो अध्यक्ष है या मुख्य सचिव है, वो अध्यक्ष का नाम एंटोनियो गुटेरस है, जो 2017 से है बंदा। एंटोनियो गुटेरस सबको याद होगा। इसके जो महासचिव है, इसके जो महासचिव या अध्यक्ष है, वो एंटोनियो गुटेरस है। यूएनओ, जिसको हिंदी में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र संगठन कहा गया है। 2-3 प्रश्न स्थापना, मुख्यालय और महासचिव का आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नववर्ष, तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर आर्मी में नहीं दे सकता, लेकिन आज के बाद जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो मैं राइट आंसर करके आना है। वरुसा पिरापू। वरुसा पिरापू बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर। तमिल का अगर पूछे ना सर ये किसका है, तो गुजरात का जो नववर्ष होता है ना उसको बोलते हैं बेस्तु वर्ष। कौन सा? बेस्तु। सर ये किसका है? उगादी।
कर्नाटक का होता है, कर्नाटक का जो नववर्ष है उसको उगादि कैसे याद रखना, ठीक है। और विशु होता है केरल का। ये चारों प्रश्न, ये चारों प्रश्न जब भी परीक्षा में छपे आप लोगों को बिल्कुल राइट करके आना है। आगे मैं बीच में कभी कभार इसी से वापस मॉक टेस्ट बनाऊंगा तो एक इनमें से एक नववर्ष का नाम मैं आप लोगों को दे दूंगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। देखो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का क्वेश्चन कभी कभार आर्मी में पूछ लिया जाता है। इनपुट डिवाइस जिससे हम डेटा कंप्यूटर में इनपुट करवाते हैं, और आउटपुट डिवाइस जिससे हम डेटा वापस प्राप्त करते हैं, जैसे प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये क्या है आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें प्लॉटर लिखा है, प्लॉटर क्या करता है, बड़े बड़े पैम्पलेट, पोस्टर, मानचित्र ये छापता है, इसका मतलब ये हो जाएगा। बाकी टच स्क्रीन इनपुट है, लाइट पेन इनपुट है, और ट्रैक बॉल भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो कुछ इनपुट डिवाइस हैं और कुछ आउटपुट डिवाइसों के बारे में देख लेते हैं, इनपुट और इधर देख लेते हैं आउटपुट। आप शांति से जुड़े रहना, और साथ का साथ पर डे आपकी इसको पीडीएफ या तो आप रामसर स्टडी ऐप डाउनलोड कर लो या रियल लाइफ एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड कर लो, वहां से आप लोगों को मिल जाएगी। तो देखो इनपुट में सबसे पहले देखो माउस से इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से देते हैं। एक होता है जोयस्टिक गेम खेलने के काम आता है जोयस्टिक। इसके अलावा होता है ट्रैक बॉल, ये ध्यान में रखना, ठीक है। लाइट पेन होता ही है अपना, लाइट पेन, टच स्क्रीन होता ही है। इसके अलावा आउटपुट में ध्यान रखना, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, और इसके साथ में ध्यान में रखना प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर, और एक कौन सा रह गया रे आउटपुट में। चलो तीन तो है ही अपना, आउट प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। अब लाइट पेन, अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये इसको बोलते हैं माइक्रोफोन, यानी जो माइक है वो एक इनपुट डिवाइस मानी गई है। माइक्रोफोन को कैसी डिवाइस मानी गई है, आर्मी में इतना सा ही हल्का सा आप लोगों से पूछता है, ठीक है। हाँ मॉनिटर कह सकते हो आप, मॉनिटर कैसी डिवाइस है, तो आप कह सकते हो मॉनिटर सर आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी हमें प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। बंदरगाह चैप्टर सर ज्योग्राफी में नवरत्न सर आपको बिल्कुल डिटेल से समझाएंगे, बहुत ही अच्छे से। आप लोग एप्लीकेशन से बिल्कुल अच्छे से ये तट के बारे में, चाहे आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख सकते हो तट का, और बिल्कुल अपनी तैयारी को अच्छे कर सकते हो। इसमें से देखो आपसे अगर पूछे पारादीप के बारे में, कई बार पूछा गया है कि पारादीप बंदरगाह कहां पर है, तो उड़ीसा राज्य में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है पारादीप के बारे में। अगर आपसे पूछे कैसा बंदरगाह है, तो ये प्राकृतिक है। कैसा है, नेचुरल है, प्राकृतिक बंदरगाह इसको माना गया है। और तुम्हारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा चेन्नई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह को माना गया है। चेन्नई आपका यहां से राइट आंसर होगा। बंदरगाह के बारे में इंफॉर्मेशन आपको रखनी है दोस्त, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला, खिलाफत आंदोलन, कई बार आर्मी का पूछा हुआ प्रश्न मेरे दोस्त। रेड कलर से इसका मतलब है ये खतरे का निशान नहीं है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन चारों देखना है, मोहम्मद अली जिन्ना, अली बंधु, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आजाद। तो हमेशा ध्यान रखो कि इसका जो किया था अली बंधुओं ने किया था। खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था अली बंधुओं ने किया था। एक तो शौकत अली था, है ना, शौकत अली, ठीक है। ये एक नाम तो शौकत अली था, अली बंधुओं में से एक नाम शौकत अली था, ठीक है। महात्मा गांधी ने चलाया था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा, स्वदेशी, जो देश के लिए काम आए उसको हमने कहा था स्वदेशी आंदोलन। किसने चलाया था, महात्मा गांधी जी ने चलाया था। बाकी महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन ध्यान रखना, प्रथम सत्याग्रह 1917, चंपारण, चप्पे चप्पे में खतरा बोल रहा है। चंपारण आंदोलन कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो महात्मा गांधी जी के बारे में ये आपको ध्यान में रखना है। 1917 वाला चंपारण, और दूसरा स्वदेशी आंदोलन जो 1906। अब अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, देखो दिवस आर्मी एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो दिवस में देखो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, तो देखो अप्रैल में जितने भी दिवस है ना उनको हम एक बार देख लेते हैं। हर बार एक एक क्वेश्चन देते हुए 12 दिन में मैं 12 दिवस करवा दूंगा आपको। यानी सबसे पहले बात करता हूं 1 अप्रैल की।
1 अप्रैल को मनाया जाता है ओडिसी दिवस। ओडिसी या दूसरा आप कह सकते हो उत्कल दिवस। ओडिसी या उत्कल दिवस पूछा हुआ प्रश्न है, आर्मी में पूछ लेना अपने भाइयों से जो पहले तैयारी कर रहे थे। ठीक है सर। उसके बाद में 7 अप्रैल पे आ जाना, इंपोर्टेंट दिवस 7 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है। 7 अप्रैल के बाद में सीधा जाना 17 अप्रैल पर। 17 अप्रैल पर विश्व हीमोफीलिया दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो 17 अप्रैल याद रखना। ठीक है। 17 अप्रैल के बाद में याद रखना 2 दिन बाद में 19 अप्रैल, है ना। 19 अप्रैल भी एक महत्वपूर्ण, और यहां से ध्यान रखना लीवर दिवस। 19 अप्रैल को कौन सा दिवस? लीवर दिवस, विश्व लीवर दिवस। विश्व लीवर दिवस अगर आपसे पूछे तो 19 अप्रैल आप बता सकते हो विश्व लीवर। 17 से ध्यान रखना खतरा हीमोफीलिया दिवस। 19 से याद रखना लीवर दिवस 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल के बाद में 22 अप्रैल बेहद ही इंपॉर्टेंट विश्व अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस, ध्यान रखना पृथ्वी दिवस। ठीक है। 22 अप्रैल के बाद में 24 अप्रैल बेहद बार पूछा हुआ प्रश्न, पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस अपना 24 अप्रैल हो जाता है। 24 अप्रैल के बाद में आपको याद रखना है 30 अप्रैल, जो इस बार ही लागू हुआ 2000, जिसको हमने आयुष्मान दिवस के रूप में मनाया था। आयुष्मान दिवस, ये दिवस आप लोगों को परफेक्ट तरीके से याद में रखने हैं। ये आर्मी के दिवस ही लिखवाए मैंने। 24 को अपना पंचायती राज दिवस हो गया, हालांकि 26 को मलेरिया दिवस भी होता है, विश्व मलेरिया दिवस। 24 के बाद 25 को ही, 25 को आप लिख सकते हो विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस लिख सकते हो। तो ये इतने से दिवस आपको ध्यान में रखना है। सर नृत्य दिवस तो आया ही नहीं, तो नृत्य दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को। नृत्य 29 अप्रैल को अपना नृत्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब अप्रैल के दिवस इतने से याद कर लो, ओडिसी, विश्व स्वास्थ्य, विश्व हीमोफीलिया, 19 अप्रैल लीवर दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस, और 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, और 29 अप्रैल विश्व नृत्य दिवस, 30 अप्रैल आयुष्मान दिवस, जो 2023 से ही लागू हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, हर परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न। हो सकता है आर्मी एग्जाम में थोड़े से ऑप्शन यहां पर सस्ते दे दिए हो कि 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था, जिनको नोबेल साहित्य, साहित्य भी किस में, देखो नोबेल पुरस्कार, और वो भी किस में, साहित्य के क्षेत्र में। 1913 में आपको पता है आरएनटी थे रविंद्रनाथ टैगोर, प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला अगर आपसे पूछा जाए तो आरएनटी थे। उनका जो उपन्यास था गीतांजलि, किसके लिए मिला था, साहित्य के क्षेत्र में अपने उपन्यास गीतांजलि के लिए 1913 में आरएनटी रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था कौन सा, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं आरएनटी ने क्या क्या किया। तो आरएनटी ने एक तो अपना राष्ट्रगान लिखा था, जन गण मन, राष्ट्रगान जन गण मन, है ना, इसकी रचना इन्होंने की थी। राष्ट्रगान की रचना आरएनटी रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने की थी। ठीक है, चलो इतने से ध्यान में रखना। उसके बाद में द्वितीय भारतीय कौन से थे, देखो 1913 में आरएनटी को मिला साहित्य के क्षेत्र में। 1930 में सीवी रमन साहब को मिला, सीवी रमन साहब को 1930 में मिल गया था। उसके बाद में देखो ये दो आपको याद में रखने हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर पूछे या भौतिकी के क्षेत्र में तुमसे पूछे 1930 सीवी रमन साहब को बताना है, तो ये दो आपको यहां से याद में रखना है। इसके अलावा 2014 का याद रख लेना आप, कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में, वो भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार। और 2014 के बाद 2019 में अभिजीत बनर्जी, अभिजीत बनर्जी को 2019 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ये ध्यान में रखना है 14-19। ठीक है,
इसके अलावा आप इंपोर्टेंट में जैसे मदर टेरेसा का कई बार पूछ लेता है, मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था, मदर टेरेसा को हरगोविंद खुराना साहब को भी दिया गया था, मदर टेरेसा को 179 में दिया गया था। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला, अमर्त्य सेन 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो आपको इन सभी की सूची, आपको इन सभी की सूची क्रम से याद रखना है, 13, 30, उसके बाद में 68, 54, यहाँ पर अलग अलग को दिया गया था, जैसे मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, राष्ट्रगान, जनगणमन, गीतांजलि 2014, कैलाश सत्यार्थी 2019, 14 से पहले 2009 में मिला था रामाकृष्णन को, 2009 में किसको मिला था, रामाकृष्णन को मिला था, चंद्रशेखर रामाकृष्णन, सीवी रामाकृष्णन को मिला था 2009 में। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। चलो आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? किसकी पूछी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना आप लोगों से पूछी, तो कौन सा बताओगे? 1953 राइट आंसर बता देना। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। चलो ये अच्छा प्रश्न है कि लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यानी कांग्रेस का पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज और तीसरा, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ध्यान रखना। पहले में कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट नहीं गया था, प्रथम में कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं गया था, कांग्रेस की तरफ से कोई कैंडिडेट प्रथम नहीं गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने उम्मीदवार थे या कितने प्रतिनिधि थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में? 89 थे। कितने थे? 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सेकंड में ध्यान रखना, सेकंड में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा व्यक्ति जिसने तीनों, ऐसा व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गोलमेज सम्मेलन ये लंदन में आयोजित हुए थे, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जिसने तीनों में भाग लिया, बताओ देखिए, तीनों में भाग लेने वाले थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बहुत ही, जिन्होंने संविधान में बहुत अच्छी अच्छी बातें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऐसा व्यक्ति जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सेकंड में महात्मा गांधी जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? और मुझे पता है आप आंसर करोगे जादूगोड़ा, क्योंकि आपको आर्मी में जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप बता दो यूरेनियम। जादूगोड़ा की खान किस राज्य में है, आप बता दो, झारखंड राज्य में है। लेकिन इस प्रश्न का आंसर ये नहीं बताना है, इस प्रश्न का आंसर होगा तुमालापल्ली खदान, ये भी यूरेनियम के लिए है। आगे से आर्मी मेंस ध्यान रखना, हो सकता है अगला प्रश्न आपका यहीं से पूछ लिया जाए। आर्मी मेंस विशेष रूप से तुम्मा लापली खदान याद में रखना है। ठीक है, जादूगोड़ा आपको याद रखना, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध पूछे तो जादूगोड़ा बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक पूछे तो इसका आंसर बता देना। औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न ऑप्शन में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? दिल्ली, बॉम्बे, सूरत या बंगाल? दिल्ली, बॉम्बे, सूरत या बंगाल? राइट आंसर होगा बंगाल से। कहां से हुई थी? बंगाल। सूरत ध्यान रखना, आर्मी में पूछा जाने वाला प्रश्न है। सूरत किस नदी के किनारे है? तो ताप्ती नदी के किनारे बता देना, तापी या ताप्ती नदी के किनारे सूरत को तुम्हें बता के चलना है। अगला ओएनजीसी, ओएनजीसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऐसे मुख्यालय अक्सर परीक्षा में हमसे पूछे जाते हैं।
ओएनजीसी का मुख्यालय कहां पर है? तो देखो आपको ऑप्शन में, आपने ज्यादातर किताबों में या जो भी आप एसके की बुक या जो भी ज्यादा आर्मी वाले फॉलो करते हैं उसमें आपने नई दिल्ली आंसर देखा होगा, लेकिन जब नई दिल्ली ऑप्शन में ना दिखे ना, तो इसका सेकंड मुख्यालय ध्यान रखना देहरादून में है। कहां पर है? देहरादून में है। तो ऑप्शन में नई दिल्ली तो दिख नहीं रहा था, तो आपका यहां से राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पर चलते हैं। 13, निम्न में से कौन सा एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? उत्कृष्ट नोबेल धातु आपको बतानी है। तो उत्कृष्ट नोबेल धातु आवर्त सारणी में आप लोग देखते हैं और याद भी रखनी है। देखो गैसें नहीं है, उत्कृष्ट गैसें अलग होती है। उत्कृष्ट गैसों की अगर मैं बात करूं ना, ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है इससे, उत्कृष्ट गैसें के बारे में, गैसों के बारे में अच्छा प्रश्न बनता है इसमें। तो देखो हीलियम, हीलियम, नियोन, ये है ऑर्गन, ऑर्गन, जिनोन, रेडोन, ये हीलियम, नियोन, ऑर्गन, जिनोन, रेडोन, ये तो उत्कृष्ट गैस है। लेकिन उत्कृष्ट धातु पूछे ना तो 3 धातु है, तो कम से कम याद ही रखना। एक तो सोना जिसको ओरम लिखा जाता है, एक चांदी जिसको एजी से लिखा जाता है, तीसरा प्लेटिनम। ये 3 धातुओं का तो विशेष रूप से ध्यान ही रखना। और चौथी अगर आपसे पूछी जाए तो रोडियम, क्या? रोडियम धातु चौथी इसमें बन। 3 का तो ध्यान रखना ही रखना, सोना, चांदी, प्लेटिनम। तो यही ऑप्शन में आपको नहीं पूछा था या है पूछा था, तो है पूछा था तो चांदी है, सोना है, प्लेटिनम है या रोडियम है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, उत्कृष्ट के बारे में आपसे पूछा था। अगला बहुत ही खतरनाक प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटेनिक किस देश का था? प्रसिद्ध यात्री जहाज है टाइटेनिक। भाई कुछ तो इतिहास रहा होगा जो हमसे एक जहाज के बारे में पूछा जा रहा है, कुछ तो इस जहाज का इतिहास रहा होगा। भाई 1500 से अधिक लोगों की मृत्यु इस जहाज में हुई थी, बहुत पहले की बातें हैं ये। तो कहां का था? यूएसए, चीन, ग्रेट ब्रिटेन या फ्रांस का? बताओ इनमें से कहां का था ये प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटेनिक? किस देश का था? बताओ जल्दी से कमेंट करो देखें। तो ये क्वेश्चन आज आपके लिए क्या रखते हैं? होमवर्क वाला रखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में छापना है, कमेंटमेंट करके आना है। चलो अगला अगला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? कल मैं आती ही उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन आज आप लोगों को प्रयास करना है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चले। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? देखो ऑक्टोपस का जो खून होता है ना, ऑक्टोपस के पैर कितने होते हैं? 8 पैरों वाला जीव होता है ये ऑक्टोपस। कितने? 8 पैरों। और लोग इसको ज्यादातर ध्यान रखना, बहुत ऑक्टोपस को खाने में बहुत आनंद आता है क्योंकि इसमें तांबे की मात्रा सर्वाधिक होती है, और तांबे की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण ये नीला होता है, ध्यान रखना। अगर आपको पूछे कि ऑक्टोपस के खून में सर्वाधिक किसकी मात्रा होती है, तो तांबे की होती है। इस कारण से लोग इसको खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसका ऑक्टोपस का जो खून का रंग है वो नीला होता है। आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अच्छा अगला, निम्न नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी हम लोगों को बतानी है। तो पश्चिमी घाट से देखो देखो ऑप्शन, घग्गर, कृष्णा, दामोदर या सोन। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो कृष्णा नदी होगा। क्या होगा? कृष्णा नदी होगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कृष्णा नदी कहां से निकलती है, तो आपको याद रखना पश्चिमी घाट से निकलती है। अब इसकी जो सहायक नदियां है ना कृष्णा की, जो ये घाट प्रभा, मालप्रभा, ये प्रभा वाली जितनी भी, मालप्रभा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा है ना, और भीम, ये नदियां इसकी सहायक नदियां हैं कृष्णा की, जो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। कृष्णा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी है या नहीं? घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीम, ये क्या है? ये ध्यान रखना कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, जिसको आपको A to Z याद कर लेना है। क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्तनपायी है, सबसे बड़ा मेमेमल जीव है, स्तनपायी है, जो स्तन का या दुग्ध का पान करवाने वाला जीव है। तो आप यहां से कहोगे अफ्रीकन हाथी, नर दरियाई घोड़ा, ब्लू व्हेल,
या नर हैम रेड शार्क? तो सबको पता है ब्लू व्हेल यहां से राइट आंसर होगा। ब्लू व्हेल है सबसे बड़ा स्तनपायी माना गया है, सबसे बड़ा स्तनपायी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 18, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है? पौधे का ऐसा हिस्सा बताओ जो जल का परिवहन करता है। ऐसे मान लो पानी मतलब जल का परिवहन करता है, और एक करता है भोजन का। तो ये देखो दो इश्यू होते हैं, टिश्यू होते हैं ऊतक, जिसमें से एक का नाम है जाइलम और एक का नाम है फ्लोएम। फ्लोएम से फैलोएम से, जाइलम से याद रखना जल का काम है, पौधों में पहुंचाने का काम करता है जाइलम, जल का काम करता है ये, और ये करता है भोजन को, ये भोजन को पहुंचाता है भाई। तो अगर आपसे फूड का पूछे तो फ्लोएम खाने का, और जल का जाइलम पूछे यानी जल का परिवहन जाइलम करता है, आपका जो राइट आंसर होगा जाइलम। ये दो क्वेश्चन यहाँ के लिए अपने इंपोर्टेंट बनते हैं, फ्लोएम भोजन के लिए, भोजन को, और जाइलम जल को, ये दोनों ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मरियाना ट्रंच। मरियाना ट्रंच विश्व का सबसे गहरा गर्त है, ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है, विश्व का सबसे गहरा गड्ढा है, वो किस महासागर में स्थित है? ये किस महासागर में स्थित है? क्या अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर या दक्षिणी महासागर? इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही प्यारा है, 11 किलोमीटर गहरा है भाई। कितना किलोमीटर? 11 किलोमीटर की गहराई है, देख लो 11 किलोमीटर गहरा गर्त किस महासागर में है? तो ध्यान रखना ये मरियाना ट्रेंच है ना, ये प्रशांत महासागर में है। कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में है मरियाना ट्रेंच। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20, जीवन की मूलभूत इकाई है, जीवन की मूलभूत इकाई या शरीर की, या दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, शरीर की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है, शरीर की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कौन सी है? बताओ देख, शरीर की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है, आप कहोगे सर कोशिका, जिसका दूसरा नाम है सेल, अंग्रेजी में सेल। जीवन की मूलभूत इकाई पूछे या शरीर की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई भी अगर आपसे पूछे तो कोशिका आपको यहां से राइट आंसर देना है। अब आपको पता है कोशिका, देखो अनेक कोशिकाएं मिलकर, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक, और कई सारे ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग, और कई सारे अंग मिलकर बनाते हैं शरीर। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, ऊतकों का समूह अंग कहलाता है, और अंग क्या बनाते हैं? शरीर बनाते हैं। ये ध्यान में रखना है, ऊतक है ना, कई सारे प्रश्न पूछा जाता है, कोशिकाओं का समूह कहलाता है तो ऊतक, ऊतकों का समूह अंग, तो ध्यान में रखना है। नाभिक, नाभिक में दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन कौन से इसमें विद्यमान रहते, तो ध्यान रखना नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं। नाभिक का प्रश्न आ गया, ये प्रश्न पूछा जाता है आर्मी। और इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना चारों तरफ घूमता रहता है, ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर बैठे रहते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्मा समाज, जो ब्रह्मा समाज है उसके संस्थापक, जल्दी से कमेंट में छापो देके, राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक? ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कम समय में लेके जाना और मॉक टेस्ट को भी कंप्लीट करना। राजा राम मोहन राय राइट आंसर होगा ब्रह्मा समाज। दयानंद सरस्वती ध्यान रखना आर्य समाज। कौन सा समाज है? आर्य समाज की स्थापना आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आपका राइट आंसर राजा राम मोहन राय होगा। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पृथ्वी का जल चक्र हवा के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा, सूर्य के द्वारा या पृथ्वी के द्वारा? ध्यान रखना जो पृथ्वी का, आपके लिए नया प्रश्न है, पृथ्वी का जल चक्र है वो सूर्य के द्वारा संचालित होता है, सन के द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर बनेगा यहां से। चलो अगली बात करते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रथम महिला थी या पुरुष था, कौन था? वो आप लोगों को देखते हुए चलना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पृथ्वीराज कपूर, लता मंगेशकर,
सत्यजीत राय या देविका रानी? तो आपका जो यहाँ से राइट आंसर होगा वो होगा देविका रानी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले देविका रानी ने लिया था। सिंगल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी। अब देखो हड्डी वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई, और ये आप चैप्टर में पढ़ते ही, मानव शरीर चैप्टर में पढ़ते हैं हम। तो ध्यान रखना, जो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है ना, वो आपने ऑप्शन में देखा होगा स्टेपीज। अब प्रश्न आजकल इस तरह पूछा जाता है कि स्टेपीज कहां पाई जाती है? अब तुम आंसर देते हो कर्ण में, जबकि आपका आंसर होगा मध्य कर्ण में। वहां ऑप्शन दे देता है, अग्र कर्ण दे दिया, अग्र कर्ण दे दिया, मध्य कर्ण दे दिया, पश्च कर्ण दे दिया, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेपीज है, सबसे छोटी हड्डी वो मध्य कर्ण में पाई जाती है। अगर सबसे बड़ी हड्डी बोलूं तो जांग या फीमर, फीमर आगे लिखा है, जांग या फीमर की सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी या बड़ी हड्डी, अगर आपसे लंबी या बड़ी हड्डी अगर आपसे पूछा जाए तो हड्डी, हड्डी पूछा जाए तो बिल्कुल बता देना कौन सी, जांग की। अगर सबसे मजबूत हड्डी अगर आपसे पूछी जाए, 3 प्रश्नों का ध्यान रखना, सबसे मजबूत हड्डी अगर पूछी जाए बताओ देखे, मैंडिबल। शाबाश, आप लोग मन में बोल रहे होंगे मैंडिबल हड्डी जो जबड़े की हड्डी कहलाती है, किसकी? जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी है शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। बहुत बढ़िया। इनमें से भारतीय गणितज्ञ कौन थे? सब जानते हैं, भास्कर इनमें से एक भारतीय गणितज्ञ थे। कोई ज्यादा क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भगत सिंह जी के पिता का नाम पूछा जा सकता है, सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न पूछे, महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी के पिताजी का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहां से ध्यान में रखना, जानकी नाथ बोस राइट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था जानकी नाथ बोस, जानकी नाथ बोस, ठीक है। दुनिया में बोली जाने वाली सबसे बड़ी दूसरी भाषा, दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? सबसे दूसरी बड़ी भाषा कौन सी है दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने? देखो अगर आपसे पूछे ना पहली भाषा तो आंसर देना अंग्रेजी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा दुनिया में अंग्रेजी है। लेकिन अगर सेकंड नंबर पे पूछे ना तो चीनी या मैंडेरिन, मंदारिन जिसको बोलते हैं मैंडेरिन, ठीक है। चीनी या मैंडेरिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, ए ध्यान में रखना है। बच्चा क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत या विकासवाद का सिद्धांत, या तो विकास का या विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको ध्यान में रखना है, सबको याद है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किससे? चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। शाबाश, विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। सर अल्बर्ट आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जिसे E बराबर एम सी स्क्वायर कहा था। E बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। न्यूटन आपको कौन नहीं जानता, न्यूटन आपको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, आपने गति के नियम दिए थे। और न्यूटन के पहले नियम को, गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहां से फर्स्ट राइट आंसर बन जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? कौन सी मिट्टी होती है जिनमें न्यूनतम छिद्र होते हैं? जिसे कुमार मटकी बनाता है ना, जिसे कुमार मटकी बनाता है तो वो चिकनी मिट्टी का यूज करता है ज्यादातर, गाद भरी मिट्टी जिसको हम बोलते हैं। तो ये गाद भरी मिट्टी अलग होती है। तो आप कहोगे क्या रेतीली मिट्टी? नहीं भाई, इसमें तो होंगे गाद भरी मिट्टी नहीं, आपका राइट आंसर होगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में न्यूनतम छिद्र होते हैं। आर्मी वाले ध्यान रखना आज से, चिकनी मिट्टी में न्यूनतम छिद्र होते हैं। थॉमस कप किससे संबंधित? कप तो हमें याद रखना ही है, थॉमस कप। ऑप्शन देखे आंसर बताए, टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी। तो आपका राइट आंसर होगा बैडमिंटन। सोच लिया होगा बैडमिंटन, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आगे हम और क्वेश्चन ऐड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, या सूर्य की ऊर्जा हमें किस माध्यम से प्राप्त होती है? तो बताइए, इनमें से सूर्य की ऊर्जा है परमाणु संलयन, या दूसरा इसका नाम है नाभिकीय संलयन। बिल्कुल, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा ही हमें सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है, सन की
सन की, ठीक है, सौर ऊर्जा नहीं, विद्युत ऊष्मा नहीं, गुरुत्वाकर्षण नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? कौन नहीं जानता विष्णुगुप्त, कौन नहीं जानता कौटिल्य, है ना? तो चाणक्य का दूसरा नाम था कौटिल्य या विष्णुगुप्त था, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। सब जानते हैं भाई, कौन नहीं जानता चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, तीनों एक ही व्यक्ति थे, उनके ही उपनाम थे। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर में ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान, अब ऑप्शन में जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ देखिए, आपके अनुसार कानपुर में है क्या, बेंगलुरु, मुंबई या चेन्नई में से कहां होगा? कहां होगा? जल्दी से कमेंट करो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करो मेरे शेरों, जल्दी से, शाबाश, बेंगलुरु राइट आंसर होगा। आगे से ध्यान रखना, भारतीय विज्ञान संस्थान अगर आपसे पूछे तो बेंगलुरु में है। रियल किस देश की, या रियल, रियल लाइफ एकेडमी अपनी एकेडमी का नाम है, रियल या रियल किस देश की मुद्रा का नाम है? तो आप लोगों को ध्यान में रखना है ब्राजील, याद रखोगे, रियल मुद्रा है वो ब्राजील देश की है। चीन की क्या है? चीन की युआन है, चीन की मुद्रा का नाम युआन या रेनमिनबी, ये ध्यान, रेनमिनबी, ये भी आपका कई बार रेनमिनबी मिलता है, कई बार युआन मिलता है, बाकी आपको याद नहीं रखना है। ब्राजील सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है, ये ब्राजील। आर्मी में पूछा जाने वाला प्रश्न है, सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश का नाम बताओ, कॉफी उत्पादक देश। तो सर्वाधिक जो कॉफी उत्पादक देश है वो है अपना ब्राजील देश। कौन सा? ब्राजील देश सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है। निम्न में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर, अब मुझे पता है आप लोगों ने नहीं पढ़े ऐसे प्रश्न, नई दिल्ली नहीं सर, बेंगलुरु नहीं सर, मुंबई नहीं सर, चंडीगढ़। वास्तुकला की दृष्टि से इसका नक्शा तैयार किया था ली कार्बूसियर ने, ली कार्बूसियर नाम का था, इसने इसका नक्शा तैयार किया था, ली कार्बूसियर। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा जा सकता है आपका। वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित, वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़ बताना है। अगला, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी, आजकल लोग पीछे की ओर ही उड़ते हैं ज्यादातर, है ना, यू, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो आपको ध्यान में क्या, कीवी, कीवी, अल्ट्राटोस नहीं सर, बाज नहीं, आगे उड़ता है ह्यूमिंग बर्ड। ह्यूमिंग बर्ड ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी ह्यूमिंग बर्ड को माना गया है। अगला क्वेश्चन भी सेम आ गया। अब मैथ के क्वेश्चन कुछ 10-11 क्वेश्चन, आज थोड़ा सा जोश जोश में अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करते समय हमने जीके के काफी क्वेश्चन किए, तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं इन क्वेश्चनों पर। चलो बात करते हैं इन पर। देखो इधर शुरुआत में 3 लिखा है, रूट 121, ये किसका, 121 का वर्गमूल कितना होता है? तुम कहोगे सर 11 का वर्ग होता है 121। 361 किसका होता है सर? 19 का होता है। 529 किसका वर्ग होता है सर? 23 का, तो 23 लिख दिया। प्लस में सर 2, 36 किसका होता है सर? 6 का होता है। 11 3 सर 33, 33 में से 19 घटाओ सर, 23 में 6 दूनी 12 जोड़ो 35, 33 में से 19 घटाओ सर 14, बटे में सर 35। ऐसी संख्या देखो सर जिसमें दोनों का भाग चला जाए, 14 में 7 का 2 बार और 35 में 7 का 5 बार। ऐसा ऑप्शन देखो जस्ट इसमें ये आ गया हो, चौथा ऑप्शन 2/5। क्या परीक्षा में इसी तरह सोल्व करोगे? बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 24√3 है, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसका परिमाप आपसे बताना है। तो अगर आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद है, अगर समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। √3/4, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है। √3 से √3 आप ऊपर वाला काट सकते हो, बट्टे वाला 4 24 से गुणा कर सकते हो, ए स्क्वायर का मान 24 × 4, ठीक है।
अब देख लो 24 × 4 आप कहोगे सर 96 हो जाता है, और 96 के अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर में टुकड़े करूं तो आपको पता है एक 16 होता है, एक 6 होता है। 96 को मैं 16 × 6 से लिख सकता हूं, क्योंकि इधर क्या है मेरे पास में भुजा का स्क्वायर है, भुजा का स्क्वायर है। अब मुझे बताओ, इसको मैंने 16 × 6 में तोड़ लिया। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ वर्गमूल निकालूंगा, एक तरफ 16 × 6 बराबर एक तरफ ए स्क्वायर का बन जाएगा ए। 16 किसका वर्ग होता सर, 4 का होता। क्या सर 6 बार निकलेगा, मैं कहूंगा नहीं निकलेगा, 4√6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4√6 हो जाएगा। ठीक है सर, भुजा का मान आ गया 4√6। अब आपसे भुजा नहीं पूछा, आपसे परिमाप पूछा है, और संभव त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होने के कारण 3 × भुजा इसका होता है आंसर परिमाप का। भुजा का मान आप 4√6 ले सकते हो, 4×3 = 12, 4×3 = 12√6 आपका यहां से राइट आंसर बनेगा। 12√6 आपका यहां से राइट आंसर बनेगा। अब 12√6 आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, नहीं दे रखा कोई बात नहीं, नहीं 4√6 नहीं आएगा, 12√6 आएगा। 4√6 तो भुजा बढ़ेगी, सिर्फ क्या बढ़ेगी, भुजा बढ़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एक रीजनिंग का प्रश्न आ गया। हाइड को 1440 से लिखा जाता है, हाइड, हाइड को 1440 से लिखा जाता है, तो वाइड को किससे लिखा जाएगा। थोड़ा सा मैं सोच सकता हूं इस प्रश्न के बारे में। इतनी बड़ी संख्या से लिख रहा है इसको, कितनी बड़ी संख्या से, खूब ही बड़ी संख्या से लिख रहा है, इसका मतलब इतना बड़ा बनाया। एच 9 नंबर पर आता, आई 8, सॉरी एच 8 नंबर पे आता, आई 9 नंबर पे आता, डी का नंबर 4 और ई का नंबर 5। अब देखो, 4 को 5 से गुणा करने पर 20 और 8 को 9 से गुणा करने पर 72, तो इसको लिख सकते हैं 72 × 20। 72 को 2 से गुणा करोगे 144, और पीछे 0 का 0 मतलब 1440। इसका मतलब इसने क्या किया, अंक स्थान को गुणा करके लिख दिया, अंक स्थान को गुणा करके लिख दिया। आर्मी में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आपको भी W का मान 23, I का मान 9, D का मान 4 और E का मान 5। 4 को 5 से गुणा करोगे 20, 23 को 9 से गुणा करोगे 207, 207 का डबल करोगे 414, और पीछे 0 लगाओगे 4140। 4140 आपका बिल्कुल परम सत्य आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। 4140 आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न कि अध्यापक जी छात्रों को पढ़ाते हैं, या अध्यापक जी का संबंध अगर छात्रों से है तो नर्स का संबंध किससे होगा, चिकित्सालय से होगा, डॉक्टर से होगा, रोगी से होगा, या इंजेक्शन से होगा। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा है। देखो, पहला, अगर अध्यापक का संबंध आप विद्यालय से रखते हैं, अगर अध्यापक का संबंध आप विद्यालय से रखते तो नर्स का संबंध आप चिकित्सालय कर सकते थे, तो नर्स का क्या करते, चिकित्सालय करते। पहला प्रश्न ये। अगर आप अध्यापक का संबंध, अगर आप अध्यापक का संबंध अध्यापिका से रखते, अध्यापिका से रखते, तो नर्स का संबंध आप डॉक्टर या मेल डॉक्टर से कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यह भी नहीं होगा। अगर आप अध्यापक का संबंध छात्र से है, इसका मतलब नर्स का संबंध रोगी से होगा, इंजेक्शन से नहीं होगा। अगर आप अध्यापक का संबंध कलम से कर देते, अध्यापक का संबंध कलम से कर देते, तो नर्स का संबंध इंजेक्शन से हो जाता, नर्स का संबंध इंजेक्शन से हो जाता। लेकिन अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है और नर्स रोगियों का इलाज करती है, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, 3rd राइट आंसर बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 43, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। 15 आदमी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि कार्य समाप्त करने के लिए 10 और आदमी लगा दिए गए तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। M1D1 है भाई, आदमी को दिन से गुणा करने वाला प्रश्न है, आदमी को दिन से गुणा करने वाला प्रश्न है। आर्मी मैन से समझ लेना, आदमी 1 दिन 1, दूसरी तरफ आदमी 2, बाद में आदमी कितने और दिन भी 2। आदमी गुणा डी, इसको हम लिखते हैं M1D1 बराबर M2D2। थोड़ा सा मेरी बात को समझना, M1 का मतलब शुरुआत में आदमी कितने, 15, आदमी कितने शुरुआत में 15,
शुरुआत में सर दिन कितने लगाते, 10 दिन लगाते सर, ठीक है, 15 गुणा 10 बराबर। बाद में कहा भाई शुरुआत में 15 आदमी तो थे, लेकिन 10 आदमी और लगा दिए, इसका मतलब नया M2 नया आदमी तुम कहोगे सर 15 प्लस 10, पहले वाले 15 प्लस 10 मतलब टोटल 25 आदमी हो गया। अब देखो आर्मी वाले हो तो सीधा इस 25 जो इधर गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो D2 का मान अपना 15 गुणा 10 बटे 25। अब 5 के पहाड़े से 5 3 15 और 5 के पहाड़े से 25 5 बार, 5 से 10 कितनी बार, 2 बार, 3 दूनी 6। ये 6 आपका यहां से बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां से राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? चलो अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, सेम का सेम प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट का गैप है। थोड़ा सा किसका गैप है, पॉइंट्स का गैप है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। इस प्रश्न का आंसर हम लोग आपको बताते हैं। देखिए 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं। M1D1 बराबर M2D2। 10 पुरुष है, 8 दिन में खुदाई कर सकते हैं। पुरुष शुरू में 10, 8 दिन में है। तो आपसे पूछा है 15 पुरुष इस काम को करने में कितना समय, तो M2 का मान दूसरे वाले पुरुष कितने, 15 गुणा 8। अब यहां से देखिएगा आप कहोगे 15 गुणा D2, 8 नहीं है, D2 तो चाहिए। अब D2 का मान आप कहोगे सर 10 गुणा 18 बटे 15, 10 गुणा 18 बटे 15। 5 के पहाड़े से काटने पर 5 दूनी 10, 5 के पहाड़े से काटने पर 5 3 15, 3 के पहाड़े से 18 6 12 और 6 दूनी 12। ये 12 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 12 आपका 10 पुरुष 8 दिन में कर सकते हैं। M1 का मान 10, D1 का मान 8, M2 का मान 15, D2 का मान हमें चाहिए। तो इस तरह से आपको आंसर लगाना था। अगला प्रश्न आपके सामने बिल्कुल बहुत ही प्यारा प्रश्न, ट्रेन, और ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में एक दो डिफिकल्ट प्रश्न भी आते रहने चाहिए। हालांकि आप 11 रुपए वाले जो बेच है गुरु दक्षिणा बेच, उसमें जुड़कर ऐसे प्रश्नों पर अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई मैं आपसे गुरु दक्षिणा ही ले रहा हूं, कोई अलग से रिश्वत तो ले नहीं रहा हूं। 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर पर सेकंड की चाल से 15 सेकंड में एक पुल को पार करती है, तो पुल की लंबाई का पता लगाए। पुल की लंबाई का पता आप लोगों को लगाना है। 15 मीटर पर सेकंड की चाल से 15 सेकंड में पुल को पार करती है। इसका मतलब टोटल दूरी कितनी, आप कहोगे सर जो दूरी का सूत्र होता है ना, वो होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। इसने क्या किया, 15 मीटर पर सेकंड से 15 ही सेकंड की दूरी, 15 मीटर पर सेकंड से 15 सेकंड कोई चाल, 15 मीटर पर सेकंड 15 सेकंड चाल चली, मतलब 225 मीटर, 15 गुणा 200। इसने टोटल 225 मीटर की चली। अब हमेशा ही ध्यान रखो कि ट्रेन कभी चाहे तो पुल को पार करे, चाहे प्लेटफॉर्म को पार करे, या किसी ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी स्वयं की कुछ ना कुछ लंबाई हो, जिसकी स्वयं की कुछ ना कुछ लंबाई हो। आप कहोगे सर यहां तो 90 मीटर लंबी ट्रेन है, तो इसका मतलब ये दूरी है ना, ये दूरी में आपका पुल भी आया, पुल ने खुद की लंबाई भी पार की, साथ ने ट्रेन की लंबाई भी पार हुई, मतलब पुल प्लस ट्रेन दोनों होंगे। अब आप कहोगे दोनों का मान जब 225 आ गया 2 से, तो पुल का मान देखो, ट्रेन का मान आपको 90 दे रखा था, अगर आप 225 में से 90 घटा लेते तो 135, सॉरी 135 मीटर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाता, 135 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। समझ गए आप लोग? चाल गुणा समय 225, पुल प्लस ट्रेन 225 माइनस 90 135। अगला 1 बिलियन में डिवाइड करना है 1000 का, 1 बिलियन में डिवाइड करना है 1000 का, बताओ कितना होगा? 1 बिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 9, और इसमें 1000 का भाग्य करना, और 1000 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 3। अब 9 में से 10 की पावर 3 घटेगी तो 10 की पावर 6, और 10 की पावर 5 1 लाख होता है, तो 10 की पावर 6 कितना होगा, 10 लाख हो जाएगा।
ऐसे 10 की पावर 6 का मतलब है जीरो कितनी बार, 6 बार। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 10 लाख आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो सही ना। बिलियन, बिलियन का मतलब 10 की 9, 6, 10 की पावर 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक संख्या के 2/3 का 1/400 है तो वह संख्या क्या होगी। एक संख्या है जिसका 2/3 का 1/400 है, 2/3 का 1/4। तो आपने क्या किया कि उस संख्या को, जो संख्या कह रहा है उसको x मान लिया, उसके बाद में उसका 2/3 का मतलब होता है गुणा 1/4 बराबर में कितना, 100। चलो अब देखो, दो से 2 से 4 कितनी बार, 2 बार काट दिया। इधर 3 दूनी 6, और ये 6 अगर 100 से जाके गुणा होगा तो 600 बन जाएगा। तो वो संख्या क्या होगी, 600 होगी। जिस संख्या की आप बात कर रहे हैं वो 600 होगी। अगला, अगला आपका रैंकिंग का एक प्यारा सा प्रश्न है। एक व्यक्ति है, दोनों ओर से 14वें स्थान पर आता है, तो पंक्ति में टोटल कितने, 28 या 27। एक व्यक्ति है जो दोनों तरफ से, मतलब इधर से भी देखे तो 14 नंबर पे आता है, इधर से भी देखे तो 14 नंबर पे आता है। इसका मतलब आप ये कहोगे सर ये व्यक्ति कितनी बार काउंट हो गया, भाई इधर से भी 14 नंबर पे काउंट हो गया और इधर से भी 14, मतलब 2 बार काउंट हो गया। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ये बायां है और ये दायां है। समझना बात को, बाएं और दाएं को समझते हुए चलना है। और आगे देखना, लेफ्ट प्लस राइट -1, कुल अगर जब भी चाहिए, कुल जब भी चाहिए तो बायां प्लस दायां, बायां प्लस दायां और -1 कर देना है। बायां कितना, 14, दायां कितना, 14, माइनस कितना, 1, 28 -1, 27, 27 राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, एकदम भिन्न को चुने, एकदम भिन्न को चुने। निम्न में से एकदम भिन्न को नहीं, भिन्न तो सभी है, भिन्न का मतलब है अलग, भिन्न का मतलब है अलग को चुनना है। इनमें से अलग कौन सा है, तो सर अलग तो कैसे पता करेंगे, एक जगह 15/20, एक जगह 48/60, एक जगह 21/28। सेम संख्या का भाग लगा लो, 75/100। 5 के पहाड़े से 5 3 15, 4 बार 20, 12 4 48, 12 5 60, 7 3 21, 7 4 28, 25 3 75, 25 4 100। बताओ कौन सा अलग है, ये 3/4, ये 3/4, ये 3/4, लेकिन ये 4/5, कौन सी, 48/60 वाली, ये 4/5 निकली। इस तरह से परीक्षा में प्रश्न को उड़ा के आना, मैं कह रहा हूं लास्ट में आपकी इसी तरह की स्पीड रह जाएगी, ये मैं 100% कह रहा हूं पूरी श्योरिटी के साथ आप लोगों को। अब इसमें बताओ, देखिए आंसर, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा वो आप लोगों को बताना है। तो देखते हैं, अब मेरी थोड़ी सी ऑफलाइन क्लास भी है तो थोड़ा सा धीरे से 26 से 29, देखो अगर कोई बंदा हमारे साथ में ऑफलाइन आकर तैयारी करना चाहता है तो कर सकता है भाई। रियल लाइफ एकेडमी कुचामन सिटी 4 जोड़ रहा है, 5 जोड़ रहा है, तो भाई अंधा बच्चा होगा वो भी कितना जोड़ेगा, 6 जोड़ेगा। 28 में 38 में 6 जोड़ेगा तो 44 हो जाएगा, और 44 में 7 जोड़ोगे तो 51 हो जाएगा। इसका मतलब जोड़ने वाली घटना आपने बिल्कुल सही की है। ये 44 आंसर। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, कौन सा, जहाज वाला, जहाज वाला प्रश्न, टाइटेनिक जहाज वाला प्रश्न आपको ऑप्शन में मैंने दिया था। बाकी आपको बताना है कि 50 में से कितना क्वेश्चन आपका राइट है, 50 में से कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ है। बहुत अच्छे और शानदार प्रश्न, इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको रियल लाइफ एकेडमी के जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएगी। बहुत ही अच्छे से हमने व्याख्या की है, कम से कम हमने 110 के लगभग क्वेश्चन इस क्लास में हमने सीखे हैं। ये मॉक टेस्ट था, देखो आंसर आ रहा है तो आ रहा है, फटाफट बताओ। मैं कहूं राजेश बता, श्याम बता, राधा बता, गीता बता, तो वो गीता ही बताती रहेगी, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। रख हौसला बापू, तेरा बेटा फौजी बन के दिखलाएगा। सभी को जय हिंद, प्रतिदिन 3 बजे आना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।